हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप सब? बढ़िया ही होंगे, मस्त तो होंगे, व्यस्त भी होंगे और नीट की तैयारी फुल जोरों शोरों से चल ही रही होगी। तो उसी जो है सीक्वेंस में अपन आगे बढ़ते हैं और जिक्र करते हैं बेटा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। नर्वस सिस्टम और इन ह्यूमंस की बात करने जा रहे हैं अपन। मोस्ट कॉम्प्लेक्स सिस्टम है बेटा, पर सिंपल भी है। अपन पढ़ेंगे यार, सब कुछ सिंपल हो जाना है, टेंशन अपन को लेनी नहीं, बस कॉन्सेंट्रेट करना है चीज़ों पे। शुरुआत करते हैं नर्वस सिस्टम या न्यूरल सिस्टम की बेटा। ह्यूमंस के अंदर एक ऐसा सिस्टम है बेटा जो कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है बॉडी एक्टिविटीज़ को, और उसके अलावा कंडक्ट भी करता है और इंटीग्रेट भी करता है इंफॉर्मेशन, उसका रेस्पॉन्स देता है। तीन चार चीजें करता है। सबसे पहले अपन ने बात करी यहाँ पे कि यार बेसिकली कंट्रोल और कोऑर्डिनेट तो करता ही है, और कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने के साथ साथ एक कंडक्ट भी करता है और इंटीग्रेट, उस चीज को समझना और उस चीज के समझने के अकॉर्डिंग एनालिसिस करके उस चीज के प्रति रेस्पॉन्स करना, वही क्या है बेटा, न्यूरल सिस्टम का काम है। इट इंक्लूड्स ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। जिसके अंदर ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड्स और नर्व्स, तीन मेन ऑर्गन यहाँ पे इंक्लूड होते हैं बेटा। मेडअप ऑफ होता है स्पेशलाइज्ड सेल्स नोन एज न्यूरॉन्स। न्यूरॉन से बना होता है पूरा नर्वस सिस्टम। चलिए आइए डिटेल में देखते हैं क्या क्या चीजें इसके अंदर आने वाली है। सबसे पहले अपन को पढ़ना पड़ेगा बेटा न्यूरॉन, क्योंकि यही स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम इन ह्यूमंस की। आइए देखते हैं क्या होता है न्यूरॉन। एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है बेटा। इसके तीन मेन पार्ट होते हैं। सेल बॉडी, जिसको साइटोन भी कहते हैं, डेंड्रॉन सेकंड पार्ट और एक्सॉन इसका थर्ड पार्ट है। जब अपन बारी बारी से डील करते हैं बेटा, हर एक सिंगल न्यूरॉन से अपन डील करते हैं, तो सबसे पहले उसका पार्ट जो देखते हैं वो आती है सेल बॉडी या साइटोन। ये बेटा पूरा पार्ट जो है साइटोन है, और इसके अंदर बेटा साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में देखिएगा आपको सेल ऑर्गेनल्स, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज वगैरह वगैरह आपको दिखाई देंगी। सिर्फ इस पार्ट तक की बात कर रहा हूँ बेटा मैं। और नीजल्स ग्रेन्यूल्स आपको दिखाई देंगे, दाने 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 जो दिखाई दे रहे हैं बेटा आपको, यहाँ पे ब्राउन कलर के स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं, ये बेटा नीजल्स ग्रेन्यूल्स हैं। बेसिकली नीजल्स ग्रेन्यूल्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फ्रेगमेंट्स ही बेटा। समझ में आया मेरी बात? और अगर अपन बात करें यहाँ पे सेकेंड पार्ट की, तो उसको कहते हैं बेटा डेंड्रॉन। डेंड्रॉन आपको यहाँ से जो प्रोजेक्शंस दिखाई दे रहे हैं बेटा, जो प्रोजेक्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं ये डेंड्रॉन से कहलाते हैं बेटा। ये जो प्रोजेक्शंस दिखाई दे रहे हैं आपको, शॉर्ट फाइबर्स दिखाई दे रहे हैं जो प्रोजेक्ट आउट हो रहे हैं सेल बॉडी से, वो बेटा डेंड्रॉन कहलाते हैं। और ये डेंड्रॉन्स है, तो यहाँ पे जो सब पार्ट्स निकल रहे हैं इनके बेटा, वो डेंड्राइट्स कहलाएंगे। दे ट्रांसमिट इम्पल्सेस टुवर्ड्स सेल बॉडी। ये ट्रांसमिट करते हैं इम्पल्स, यहाँ से कोई दूसरा न्यूरॉन होगा बेटा, उससे इम्पल्स लेके टुवर्ड्स सेल बॉडी, टुवर्ड्स सेल बॉडी ला रहे हैं, टुवर्ड्स सेल बॉडी ला रहे हैं। तो डेंड्राइट से इंफॉर्मेशन ली, आगे आने वाले न्यूरॉन से और किसकी तरफ लाए, सेल बॉडी की तरफ लेके आए, और फिर वो इंपल्स यहाँ से ट्रेवल करता हुआ यहाँ पे, और यहाँ पे भी बेटा इसके आगे सेम ऐसा स्ट्रक्चर मौजूद होगा। इसीलिए बोल रहे हैं कि वो लेके आते हैं सेल बॉडी की तरफ। जब अपन थर्ड पार्ट की बात करते हैं, जो अपने एक्सॉन के नाम से जाना जाता है, जिसको नर्व फाइबर भी कहा जाता है, ये पोर्शन पूरा एक्सॉन है बेटा। ये लॉन्ग फाइबर होता है जो कि ट्रांसमिट करता है इंपल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, सेल बॉडी से दूर लेके जा रहा है। और बात करें कि यहाँ पे दो क्वेश्चन बन गए कि डेंड्रॉन जो है वो किधर लेके आते हैं, टुवर्ड्स द सेल बॉडी, और जो एक्सॉन है वो किधर लेके जाता है बेटा, अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। ब्रांचिंग जो है एक्सॉन की बेटा, उनको एक्सोनाइट्स कहते हैं अपन। यहाँ पे जो ब्रांचिंग दिख रही है उसको एक्सोनाइट्स कहेंगे अपन। और बात करें कि ईच एक्सोनाइट एंड्स एज अ बल्ब, यहाँ पे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देंगे, जिनको सिनेप्टिक नॉब कहा जाता है बेटा। बल्ब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं, जिनको सिनेप्टिक नॉब कहा जाता है। ये अपन ने देखा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। और अब अपन देखने जा रहे हैं बेटा टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन कितने टाइप्स के रहते हैं? 3 टाइप्स के। पहला है, अपन यूनिपोलर से शुरुआत करके मल्टीपोलर पे पहुंचेंगे बेटा। यूनिपोलर पे देखें तो इसके एक्सॉन सिर्फ एक होता है, सिर्फ एक एक्सॉन मौजूद है यहाँ पे, 1 एक्सॉन मौजूद है बेटा। और ये एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर ही पाया जाता है, चाहे वो वर्टिब्रेट हो चाहे वो नॉन वर्टिब्रेट हो। नॉन वर्टिब्रेट के तो नर्वस सिस्टम ही नहीं होता, तो वर्टिब्रेट की बात हो रही है। बाइपोलर न्यूरॉन की बात करें बेटा, तो उसके अंदर यहाँ पे 1 एक्सॉन और एक साइटोन, एक डेंड्रॉन आपको दिखाई मिलेगा। एक डेंड्रॉन है और एक ही यहाँ पे एक्सॉन है बेटा। फाउंड इन द रेटिना ऑफ आई, रेटिना के अंदर आपको बाइपोलर न्यूरॉन देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ से तैयार होता है इंपॉर्टेंट। मल्टीपोलर न्यूरॉन जो है, इनके अंदर एक एक्सॉन है बेटा और 2 से ज्यादा डेंड्रॉन आपको दिखाई दे रहे हैं, इसलिए वजह से मल्टीपोलरिटी यहाँ पे फाउंड हो जाती है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर देखने को मिलते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से फिर तैयार हो गया। मल्टीपोलर न्यूरॉन सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर, और बात करें बाइपोलर न्यूरॉन बेटा रेटिना ऑफ आई के अंदर अपन को देखने को मिलते हैं। माइलिन शीथ की कवरिंग रहती है बेटा। यहाँ पे माइलिन शीथ बनाती है स्वान सेल्स। स्वान सेल्स जो है वो माइलिन शीथ बनाती है बेटा,
ठीक है, माइलिन शीथ जो बनाती है वो न्यूरोलेमा के ऊपर बनाती है। न्यूरोलेमा तो हर किसी की नर्वस फाइबर की कवरिंग रहती है बेटा, पर उस न्यूरोलेमा के ऊपर अगर श्वान सेल्स बना रही है माइलिन शीथ तो वो माइलिनेटेड फाइबर हो जाएगा, और अगर नहीं है वहां पे श्वान सेल्स तो माइलिन शीथ भी नहीं बनेगी, तो वो नॉन माइलिनेटेड फाइबर हो जाएगा बेटा। और अगर अपन बात करें टाइप्स ऑफ एक्सॉन्स की, तो अपन बात करते हैं बेटा फिर माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड की। माइलिनेटेड एक्सॉन वो है बेटा जिसमें श्वान सेल्स माइलिन शीथ बना रही हैं, एनवेलप्ड होता है श्वान सेल से जो कि माइलिन शीथ बना रही है एक्सॉन के अराउंड, और देखने को मिलते हैं ये माइलिनेटेड एक्सॉन कहाँ देखने को मिलते हैं बेटा, ये देखने को मिलते हैं स्पाइनल और क्रेनियल नर्व्स के अंदर, दिमाग में और स्पाइनल कॉर्ड में देखने को मिलेंगे बेटा। ध्यान रखेगा इस बात को, एक क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो गया। व्हाइट कलर्ड एरिया फॉर्म फ्रॉम माइलिनेटेड नर्व फाइबर इज कॉल्ड व्हाइट मैटर। अब चूंकि माइलिन शीथ व्हाइट कलर की होती है बेटा, तो पूरा जहां पे ये पूरे नर्व फाइबर जो कि माइलिनेटेड फैले होंगे तो वो पूरा मैटर अपन को व्हाइट मैटर के रूप में दिखाई देगा। तो व्हाइट मैटर कहां देखने को मिलेगा, एक क्वेश्चन और तैयार हो गया। स्पाइनल और क्रेनियल नर्व्स, क्रेनियल पार्ट के अंदर आपको व्हाइट मैटर दिखाई देगा अंदर की तरफ, और स्पाइनल कॉर्ड में तो पूरा आपको व्हाइट मैटर दिखाई ही देगा बेटा। गैप्स बिटवीन टू एडजेसेंट माइलिन शीथ, ये जो गैप्स है बेटा, माइलिन शीथ डिसकंटिन्यूअस होती है, कंटिन्यूअस नहीं होती, तो बीच बीच में आपको ब्लू कलर के गैप दिखाई दे रहे हैं बेटा। ये गैप जो दिखाई दे रहे हैं इनका नाम होता है नोड ऑफ रेनवियर। बेटा क्या होता है, नोड ऑफ रेनवियर जो है सॉल्टेटरी कंडक्शन में काम आते हैं। सॉल्टेटरी कंडक्शन अभी देखेंगे अपन आगे जब कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स टॉपिक देखेंगे। नॉन माइलिनेटेड फाइबर की अपन बात करें बेटा यहाँ पे, तो यहाँ पे श्वान सेल्स प्रेजेंट तो होती हैं बट माइलिन शीथ फॉर्म नहीं कर रही है, तो पूरा जो नर्व फाइबर है एक्सॉन का वो पूरा ग्रे कलर का नजर आएगा, क्योंकि वहां पे बेसिकली कोई माइलिन शीथ फॉर्म नहीं हो रही, तो व्हाइट कलर का नाम ही नहीं है, तो पूरा ग्रे मैटर नजर आएगा। फाउंड इन ऑटोनोमस एंड सोमेटिक न्यूरल सिस्टम, तो एएनएस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और सोमेटिक एसएनएस के अंदर ही देखने को मिलता है। और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और सोमेटिक नर्वस सिस्टम किसके पार्ट है बेटा, पीएनएस के पार्ट है। तो सीएनएस के अंदर जो है पूरे आपको माइलिन शीथ वाले एक्सॉन देखने को मिलेंगे, और जो पीएनएस है पेरिफेरल न्यूरन सिस्टम जो है उसके अंदर आपको बेटा नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन देखने को मिलेंगे। आगे वही देखने वाले हैं अपन, आप देख सकते हैं इस तरह माइलिन कवरिंग यहां पे होती है। अब अपन देखने जा रहे हैं बेटा जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। कैसे एक जगह से, कैसे कांटा तो उंगली में चुभा पर दिमाग से ये संदेश गया कि भैया उंगली को हटाओ नहीं तो उंगली में कांटा जो है ना खून खोला कर देगा आदमी को। कैसे आग पे अगर हाथ छूते ही अपन आग निकाल लेते हैं, तो आग तो हाथ पे लगी है पर जो संदेश है वो ब्रेन से गया है, तो इतना फास्ट कैसे होता है काम, वो अपन देखने जा रहे हैं जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स के अंदर बेटा। इंपल्स ट्रांसमिशन जो होता है वो इलेक्ट्रोकेमिकल होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज उसमें इंक्लूड होते हैं प्लस केमिकल्स भी उसमें इंक्लूड होते हैं। तीन मेन स्टेप्स होती है कंडक्शन की। मेंटेनेंस ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, पहले तो रेस्टिंग में आरएमपी जिसको अपन बोलते हैं, पढ़ाई है आपने, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वहां पे -70 वोल्ट मेंटेन करना होता है, एक्शन पोटेंशियल वहां पे चाहिए होता है, और प्रोपेगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल वहां पे थर्ड स्टेप के अंदर आता है। वन बाय वन अपन देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले मेंटेनेंस ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जो आरएमपी है उसको मेंटेन कैसे करके चलते हैं अपन। न्यूरल मेम्ब्रेन जो है बेटा उसके अंदर बहुत सारे सेलेक्टिवली परमेबल आयन चैनल्स होते हैं। सेलेक्टिवली परमेबल मतलब वो किसी किसी को ही आने जाने देंगे, जरूरी नहीं है किसी को आने जाने दें, सेलेक्टिव होते हैं। अब यहाँ पे आसपास आपको दिखाई दे रहे हैं Na+ और K+ के आयन दिखाई देंगे बेटा। ये जो मेम्ब्रेन आपके सामने मौजूद है बेटा, यहाँ पे ये जो मेम्ब्रेन मौजूद है आपके सामने, यहाँ पे बाहर तो नेगेटिव चार्ज आ रहा है इस जगह और इस जगह अंदर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, बाकी पूरी मेम्ब्रेन पे आपको बाहर पॉजिटिव और अंदर नेगेटिव दिख रहा है। इसका रीजन क्या है वो देखने वाले हैं अपन। ये एक रेस्टिंग न्यूरॉन है बेटा। कैसा न्यूरॉन है, रेस्टिंग न्यूरॉन है। अभी इसको कोई भी नर्व इंपल्स या कंडक्शन नहीं करना, अभी शांत बैठा हुआ है, सो रहा है इंसान, तो क्या हो रहा है, रेस्टिंग न्यूरॉन बेटा, इसमें अंदर कोई कंडक्शन नहीं हो रहा अभी इंपल्स। द एक्सोनल मेम्ब्रेन इज मोर परमेबल। जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन होती है, जब वो कोई कंडक्शन नहीं कर रही किसी भी नर्व इंपल्स का, तो वो एक्सोन मेम्ब्रेन जो है बेटा वहां पे ज्यादा परमेबल है K+ के लिए, और नियरली इम्परमेबल है Na+ के लिए। मतलब Na+ को तो वो अंदर या बाहर नहीं जाने देगी, और बात करें K+ को अंदर या बाहर वो बिल्कुल परमेबिलिटी प्रोवाइड करेगी फुल्ली रूप से। तो बात करें वहां पे ऑल्सो द मेम्ब्रेन इज इम्परमेबल टू नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स। इसके साथ साथ वो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स के लिए भी इम्परमेबल है। तो आप देख सकते हैं कि मेम्ब्रेन परमेबल नहीं है तो मतलब वो अंदर एंटर नहीं होने देगी, तो अंदर नेगेटिव को एंटर नहीं होने देगी, तो अंदर पॉजिटिव हमेशा
बना रहेगा और बाहर नेगेटिव हमेशा बना रहेगा। अब चूंकि Na+ ज्यादा पॉजिटिव होते हैं K+ के मुकाबले बेटा, तो Na+ को जो वो अंदर घुसने ही नहीं दे रही है और अंदर K+ इकट्ठे हो रखे हैं, तो अभी K+ की अमाउंट ज्यादा है, तो अंदर पॉजिटिव चार्ज है और बाहर क्या है बेटा, नेगेटिव चार्ज वहां पे है, क्योंकि बाहर वहां पे Na+ जो है नहीं है। अब therefore concentration of K+ and negatively charged proteins in exoplasm, एक्सोप्लाज्म के अंदर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। और बात करें कि यहाँ पे जो है K+ की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो भी ज्यादा है और Na+ की कम है। तो जहां जहां Na+ की कॉन्सेंट्रेशन कम है वहां अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज आ रहा है और बाहर Na+ की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो वहां पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो एक बात कर सकते हैं कि यहाँ पे जो है बेसिकली द फ्लूइड आउटसाइड द एक्सोन कंटेन्स लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ K+, यहाँ K+ लो है पर Na+ ज्यादा, इसलिए बेसिकली मैं बात करूं यहां पे तो यहाँ 3 Na+ है बेटा, यहां पे क्या है 3 Na+ मौजूद है। अब यहाँ 3 Na+ है और यहाँ 2 K+ है, तो ऑब्वियसली बात है बाहर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है और अंदर पॉजिटिव चार्ज कम है। हालांकि ये माना जाता है कि अंदर Na+ नहीं है, बहुत कम है, K+ तो है। तो सर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्यों आ रहा है? पर बेटा बाहर तो 3 मॉलिक्यूल है ना Na के, तो बेटा ज्यादा मेजोरिटी बाहर है प्लस की, तो इसलिए बाहर प्लस है और अंदर ना जो है नेगेटिव आ रखा है। तो बात करें कि दिस फॉर्म्स एन आयनिक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस रेस्टिंग मेम्ब्रेन, एक ग्रेडियंट यहाँ पे बन चुका है आयनिक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ये आयनिक ग्रेडियंट जो है वो मेंटेन किया जाता है। अभी हमेशा थोड़ी कि 3 Na+ बाहर ही रहेंगे, 2 K+ अंदर ही रहेंगे, ये बेटा टेंडेंसी दिखाएंगे बाहर जाने की और वो टेंडेंसी दिखाएंगे अंदर आने की। तो यहाँ पे एक पंप लगा होता है बेटा जिसका नाम होता है Na+ K+ पंप। ये पंप आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और वो काम क्या करता है कि वो 3 Na+ को तो बेटा बाहर भेजता है। ये जो 3 Na+ है ना यहां से बाहर भेजे गए हैं ये, और जो 2 K+ है वो बाहर के वो अंदर लाए गए हैं, इस वजह से ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल यहाँ पे बना हुआ है। अगर ऐसा होता कि यहाँ पे भी Na+ थे पहले और वो यहीं बने रहते तो अंदर पॉजिटिव चार्ज बना रहता और नेगेटिव चार्ज बाहर बना रहता। हालांकि वो यहाँ पे हो रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे Na+ ज्यादा है और बाहर Na+ कम है, तो यहाँ पे अंदर पॉजिटिव चार्ज और बाहर नेगेटिव चार्ज बना हुआ है। पर दूसरी जगह जहां पे कोई इंपल्स नहीं कंडक्शन हो रहा है, उस स्थिति में बेटा बाहर Na+ ज्यादा है और जो है K+ अंदर ज्यादा है, बाहर Na+ ज्यादा है और अंदर Na+ कम है। किसकी वजह से? इस Na+ K+ पंप की वजह से। ये कंटिन्यूअसली 3 Na को बाहर भेज रहा है, 2 K+ को अंदर ला रहा है। तो कलेक्टिवली अगर बात करें अपन रिलेटिवली, तो बाहर नेट चार्ज पॉजिटिव ज्यादा हो गया, इस वजह से बाहर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। एज ए रिजल्ट द आउटर सरफेस बिकम पॉजिटिवली चार्ज एंड इनर सरफेस बिकम नेगेटिवली चार्ज। द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड रेस्टिंग पोटेंशियल। यही पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वहां पे शो होता है बेटा। तो K+ और नेगेटिवली चार्ज के अंदर जो बात करें अपन वहां पे अब सेकंड जो आता है वो आता है एक्शन पोटेंशियल। ऐसा हुआ कि कांटा चुभ गया, तो अब क्या चेंज आएंगे न्यूरल मेम्ब्रेन के अंदर। जैसे स्टिमुलस अप्लाई किया जाएगा बेटा, जो मेम्ब्रेन की जो ए साइट है ना, ये ए साइट मान लेते हैं अपन, जो ए साइट है बेटा उसके अंदर बेटा क्या होगा, वो परमेबल हो जाएगी Na+ के लिए सबसे ज्यादा। तो उसकी वजह से क्या होगा कि अंदर जो Na+ बाहर 3 Na+ थे ना, वो अंदर की तरफ रैपिड मूवमेंट करेंगे, और मूवमेंट जब करेंगे बेटा तो अंदर पॉजिटिव चार्ज ले आएंगे, क्योंकि अब K+ से ज्यादा तो Na+ हो गया अंदर। और बात करें कि बाहर नेगेटिव हो गया क्योंकि अब बाहर Na+ रहा ही नहीं, तो क्या हुआ बेटा, डीपोलराइजेशन हो गया। क्या हो गया? डीपोलराइजेशन हो गया। पहले जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेंटेन था वो डिस्टर्ब हो चुका है, और डिस्टर्ब होने के बाद ऐसा हो गया कि बेटा जैसे एक्शन पोटेंशियल मिला, जो Na+ थे वो अंदर आ गए और बाहर Na+ कम हो गए, तो अब अंदर पॉजिटिव चार्ज हो गया और बाहर नेगेटिव चार्ज हो गया। पहले पोलराइज थी मेम्ब्रेन, अब कैसी हो गई? डीपोलराइज्ड हो चुकी है बेटा। अब इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन जो है वो कैसा रहेगा बेटा? एक्शन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग ही रहेगा। जो इलेक्शन पोटेंशियल है वही नर्व इंपल्स कहलाता है वहां पे।
और लास्ट स्टेप की अपन बात करें बेटा तो यहाँ पे प्रोपगेशन कैसे होगा। अब बी पे क्या है, बी पे अपन माने कि अंदर नेगेटिव चार्ज बना हुआ है, बाहर पॉजिटिव, क्योंकि वहां तक अभी कंडक्शन नहीं पहुंचा। तो अब क्या हो रहा होगा, एट साइड्स अहेड आउटर सरफेस इज पॉजिटिव, आउटर सरफेस पॉजिटिव है, इनर फेस सरफेस नेगेटिव है। अब यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव, तो अपने आप चार्ज निकल से यहां पे यहां चला जाएगा बेटा, करंट फ्लो हो जाएगा यहां से यहां, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे नेगेटिव से पॉजिटिव, तो करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है, फिजिक्स तो याद है ही सही, वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो हो जाएगा अंदर अंदर की तरफ। और आउटर सरफेस पे क्या हो रहा है, करंट बी से ए की तरफ, क्योंकि बाहर इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव है। इसी तरह से कंडक्शन होता रहेगा, गेट खुलते रहेंगे बेटा, फिर यहाँ पे गेट खुलेंगे, वापस से Na+ अंदर आ जाएगा और K+ बाहर कम हो जाएगा, तो फिर वही कंडक्शन, फिर वहां पे वही सेम ये चीज आगे चलती रहेगी और इसी तरीके से जो है करंट आगे तरफ फ्लो होता रहेगा बेटा। यही चीज यहाँ पे शो हो रखी है। The sequence is repeated along the axon and the impulse is conducted. The rise in permeability to Na+ is extremely short lived. हालांकि ये जो Na+ के लिए परमेबिलिटी होती है ना 3 Na+ अंदर आने की, ये बहुत कम टाइम के लिए होती है। फटाफट से क्या होता है कि Na+ को बाहर भेज दिया जाता है, तो इस तरह से जो है ना ये पोलैरिटी मेंटेन होती रहती है बेटा, और इस तरह से जो है बेसिकली K+ जो है वापस बाहर जाके और उस मेम्ब्रेन पोटेंशियल को वहां पे रिस्टोर कर देते हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को, और फर्दर फिर आगे स्टिमुलेशन मिलता रहता है। अगर अपन बात करें साइनेप्टिक ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स की, तो साइनेप्स होता क्या है पहले ये समझना पड़ेगा। अब कंडक्शन होते होते वो कहां पहुंच गया, सिनेप्टिक नॉब पे पहुंच गया, कंडक्शन होते होते नर्व इंपल्स। तो अब दूसरे डेंड्रॉन पे उसको जाना है। भाई हुआ क्या कि सिनेप्टिक नॉब पे पहुंच चुका इंडक्शन कंडक्शन नर्व इंपल्स का, अब उसको दूसरे न्यूरॉन पे भी तो ट्रांसमिट होना है, तभी तो यहां से लेकर यहां पे एक ही न्यूरॉन थोड़ी ट्रेवल हो रहा है, बहुत सारे न्यूरॉन जुड़े हुए हैं आपस में। तो एक के एक्सॉन टर्मिनल में पहुंच गए, तो अब दूसरे के डेंड्रॉन पे जाना है उसको। अब जाना है तो भाई ये जंप करना पड़ेगा, पर जंप नहीं करेगा, वो साइनेप्स के थ्रू जाएगा बेटा। साइनेप्स इज ए फंक्शनल जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स, दो न्यूरॉन्स के बीच में साइनेप्स एक फंक्शनल जंक्शन है। ये जंक्शन है, 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 जंक्शन है, ये जंक्शन है बेटा। और ये जंक्शन दो तरह का होता है, या तो इलेक्ट्रिकल होता है या केमिकल होता है। सर क्या होता है दोनों में डिफरेंस, आजा देखते हैं क्या होता है दोनों में डिफरेंस। जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स है बेटा, उसके अंदर दोनों मेम्ब्रेन, जो पहला वाला न्यूरॉन है उसकी प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन साइनेप्स के पहले वाली, और जो साइनेप्स के इधर वाली नया जो एक्सॉन वहां पे आ रहा है, नया डेंड्रॉन जो वहां पे आ रहा है, उसकी मेम्ब्रेन दोनों बेटा क्लोज प्रोक्सिमेट, तो कहता हूं कि मिली हुई रहती है बिल्कुल। तो इंपल्स ट्रांसमिशन ऐसा होता है जैसे कि एक वायर के अंदर ऐसे फटाफट जाता है ना, जुड़े रहते हैं वायर एक दूसरे से, तो वहां पर फटाफट इंपल्स ट्रांसमिट होता है। ऐसा ही यहाँ पे भी होता है बेटा, और इंपल्स ट्रांसमिशन इतना ज्यादा फास्ट होता है किससे, केमिकल साइनेप्स से। केमिकल साइनेप्स क्या होता है वो अपन देखने वाले हैं अभी। आप देख सकते हैं प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है और ये क्या बेटा पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, बिल्कुल जुड़ी हुई है, पता ही नहीं लग रहा कि डिफरेंस भी है। और इस तरह से नर्व इंपल्स कंडक्ट आगे होता रहता है। और अगर केमिकल साइनेप्स की अपन बात करें बेटा यहाँ पे, तो केमिकल साइनेप्स आप देख सकते हैं यहाँ पे कि बीच में एक गैप है जिसका नाम है साइनेप्टिक क्लेफ्ट, उसमें साइनेप्टिक फ्लूइड भरा हुआ है बेटा, ठीक है। और यहाँ पे प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन और ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, अब साइनेप्टिक वेसिकल्स भरे हुए हैं यहाँ पे। सिनेप्टिक नॉब के अंदर साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं, साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर बेटा भरे हुए हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, येलो कलर के न्यूरोट्रांसमीटर्स, या तो एसिटाइल कोलिन या बात करें डोपामिन, ठीक है बेटा। और ये दोनों भरे हुए हैं यहाँ पे, और जैसे ही ट्रांसमिशन यहाँ पे पहुंचेगा और ट्रांसमिशन पहुंचते बेटा ये थैलियां फट जाएगी तो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाएंगे तो फिर ट्रांसमीटर जो है बाइंड होंगे अगले वाले डेंड्रॉन की मेम्ब्रेन से, और इसी तरह आगे फिर नर्व इंपल्स कंडक्ट करते रहेंगे। इंपल्स सबसे पहले एक्सॉन टर्मिनल पे पहुंचेगा, वहां पे साइनेप्टिक वेसिकल्स जो है वो बाइंड हो जाएंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ यहाँ पे, और यहाँ पे जैसे जाएंगे बाइंड होंगे, फटने के बाद बेटा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाएंगे, और रिलीज होने के बाद साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आएंगे। साइनेप्टिक क्लेफ्ट के बाद वो बेटा वो उसके जो दूसरी मेम्ब्रेन है वहां के रिसेप्टर से जाके पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के रिसेप्टर से जाके बाइंड हो जाएंगे। बाइंड होते ही बेटा वहां के आयन चैनल्स को ओपन कर देंगे और कंडक्शन वापस वैसे चालू हो जाएगा जैसे ऊपर चालू हो गया था बेटा, और इसी तरह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, तो फिर वो आगे ट्रांसमिट होता रहेगा। अब ये एक्शन पोटेंशियल दो तरह का होता है, या तो इनिबिटरी हो सकता है या एक्साइटेटरी हो सकता है। अगर एक्साइटेटरी है तो बेटा ये क्या करेगा, आगे नर्व इंपल्स को एक्साइट करेगा और उस आदमी को फटाफट अपना हाथ हटाने को मजबूर कर देगा उस आग या कांटे के ऊपर से। पर अगर बात करें कि यार ये क्या है, इनिबिटरी है, तो बेटा इनिबिटरी एक्शन क्या होता है कि भैया वो सुस्त कर देगा आदमी को, बस हो गया, जितना आपको एक्शन परफॉर्म करना था वो हो चुका है, अब शांत हो जाइए,
अगर कोई आदमी दौड़ रहा है तो उसको कौन इंपल्स दे रहा है बेटा, एक्साइटेटरी इंपल्स मिल रहा है ब्रेन से लेग्स की तरफ। पर किसी आदमी को अपना दौड़ना बंद करना है तो उसको इनिबिटरी कॉन्ट्रैक्शन देना पड़ेगा, इनिबिटरी एक्शन जाएगा ब्रेन से लेग्स की तरफ कि भैया आप दौड़ना बंद करो, तो मसल्स को रिलैक्स करने के लिए वहां पे नर्व इंपल्स कौन सा जाएगा, इनिबिटरी। किसी चीज को चालू करना है तो एक्साइटेटरी, बंद करना है तो बेटा इनिबिटरी। अब अपन जो बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने, वो बात करने वाले हैं बेटा ह्यूमन न्यूरल सिस्टम की। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स है, आपके सामने मौजूद है, दिख रहे हैं यहाँ पे कंकाल। जब अपन ह्यूमन न्यूरल सिस्टम की बात करते हैं बेटा यहाँ पे, तो अपन को बहुत सारी चीजें देखनी है, समझनी है, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड का जिक्र करना है। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम जो है बेटा उसको डिवाइड किया है अपन ने दो चीजों में, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम सीएनएस और पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम जिसको पीएनएस के नाम से जानते हैं। जो सेंट्रल न्यूरल सिस्टम है बेटा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बना हुआ है, और पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम जो पीएनएस है बेटा, अब मैं सीएनएस और पीएनएस ही नाम लूंगा क्योंकि आप सबने पढ़ा हुआ है, और सोमेटिक न्यूरल सिस्टम या ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम में डिवाइड है। तो एसएनएस और एएनएस के अंदर डिवाइड है पीएनएस, और सीएनएस डिवाइड है बेटा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। बारी बारी से अपन को सब समझना है, देखना है। सबसे पहले सेंट्रल न्यूरल सिस्टम का जिक्र होगा। सेंट्रल न्यूरल सिस्टम के जिक्र अपन करते हैं तो उसमें सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा अपन ब्रेन के बारे में। ब्रेन जो है क्रेनियल कैविटी के अंदर होता है बेटा, एक पूरा खोपड़ा, अपन यहाँ पे खोखला खोपड़ा मौजूद है बोन्स का बना हुआ, उसके अंदर यहाँ पे मौजूद है बेटा, खोपड़ी के अंदर मौजूद है ब्रेन। और ब्रेन जो है बेटा वो 3 कनेक्टिव टिश्यू के लेयर्स जो है ना वहां पे बनी होती है, जो ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही होती है। यहाँ पे बात करें अपन, सबसे बाहर की जो लेयर है वो है ड्यूरा मैटर बेटा, फिर बीच की जो लेयर है वो अरेकेनॉइड है यहाँ पे, ठीक है, और अंदर की लेयर जो है वो पैरामीटर है बेटा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि स्किन है, स्किन के बाद मसल्स है, मसल्स के बाद बाहर से अंदर की तरफ चल रहे हैं अपन, स्किन है, स्किन के बाद मसल्स है बेटा, फिर पेरिओस्टियम में बोन्स आ गई, फिर स्कल की बोन्स आ गई है, और स्कल की बोन के बाद बेटा सबसे बाहर पास जो स्कल की बोन के वो है ड्यूरामीटर, बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं बेटा अपन, फिर है अरेकेनॉइड, और उसके बाद है बेटा पायामीटर, और उसके बाद आता है बेटा वहां पे बेसिकली जो ब्रेन है वो आता है, वहां पे ग्रे मैटर आता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे पायामीटर और बात करें यहाँ पे अरेकेनॉइड मैटर के बीच में, आप पायामीटर और अरेकेनॉइड के बीच में आपको स्पेस देखने को मिलेगा जिसका नाम बेटा सब अरेकेनॉइड स्पेस यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। और बात करें वो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड सीएसएफ से भरा होता है बेटा। द वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन आल्सो फीड सीएसएफ। जितने भी खाली जगह है ना ब्रेन्स की बेटा, ब्रेन भी खाली होता है, पूरा खाली नहीं होता, तो थोड़ा खाली होता है, और वही किसका बना होता है बेटा, किसका भरा होता है, सीएसएफ से भरा होता है। जब अपन बात करते हैं यहाँ पे बेसिकली ब्रेन की, तो बेटा ये उसके वेंट्रिकल्स हैं। अपन बात करें यहाँ पे वेंट्रिकल्स यहाँ पे मौजूद है, ऊपर के जो वेंट्रिकल्स खाली जगह मौजूद है, यहाँ पे पूरे ये वेंट्रिकल मौजूद है बेटा, 3rd 4th वेंट्रिकल मौजूद है यहाँ पे, और भी वेंट्रिकल्स यहाँ पे मौजूद रहते हैं जहाँ पे बना होता है, क्रेनियल कैविटी से प्रोटेक्टेड होता है। और ये पूरी यहाँ पे चीजें आपको देखने को मिलेगी। हाइपोथैलेमस यहाँ पे बेटा, पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पे है, कॉर्पस कैलोसम एक व्हाइट ट्रैक्ट बना होता है फाइबर्स का। भाई 2 सेरेब्रल हेमिस्फेयर है, अपन क्या देख रहे हैं अभी, ऐसे देख रहे हैं साइड में से, बेसिकली 2 सेरेब्रल हेमिस्फेयर हैं तो जो आपस में जुड़े रहते हैं, जहां से जुड़े रहते हैं बेटा एक व्हाइट फाइबर का वहां पे ट्रैक्ट बना हुआ है पूरा, उसका नाम है कॉर्पस कैलोसम बेटा। ऑप्टिक काइज्मा यहाँ पे मौजूद है, जहां पे आईज की जो नर्व्स आती हैं वो यहाँ पे क्रॉस कनेक्शन करती हैं बेटा ऑप्टिक काइज्मा पे। पिट्यूटरी ग्लैंड मौजूद है, ये जो मिड ब्रेन है यहाँ पे बेटा वो मौजूद है, पॉन्स मौजूद है, मेडुला मौजूद है, सेरिबेलम मौजूद है, और सेरिब्रम तो यहाँ पे है ही सही बेटा। चलिए शुरुआत करते हैं, बारी बारी से पढ़ना शुरू करते हैं। 3 डिविजन्स हैं ब्रेन के। ब्रेन मतलब बेटा ब्रेन के सेरिब्रम है, फोर ब्रेन जिसको अपन कहते हैं, मिड ब्रेन है यहाँ पे, और बेटा बात करें हिंड ब्रेन में। देखते हैं बारी बारी से कि क्या फोर ब्रेन में आता है, कौन कौन से पार्ट मिड ब्रेन में और कौन कौन से पार्ट हिंड ब्रेन में। अगर अपन बात करें बेटा सेरिब्रल कॉर्टेक्स की और बात करें सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस की, तो बेटा ये तीनों पार्ट जो आते हैं वो फोर ब्रेन के अंदर आते हैं। आपको दिखाई दे रहा है फोर ब्रेन के अंदर आते हैं सारे पार्ट। और अपन बात करें मिड ब्रेन की, तो आपको यहाँ पे मिड ब्रेन दिखाई दे रहा है, वो आएगा यहाँ पे नजर। और बेटी बात करें अपन हिंड ब्रेन की, तो उसके अंदर पॉन्स, मेडुला और सेरिबेलम 3 पार्ट जो है ब्रेन के वो आते हैं, और बाकी फिर नीचे से स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो ही जाती है। जब अपन जिक्र करते हैं बेटा सबसे पहले फोर ब्रेन का, जिसको प्रोजेंसेफ्लॉन भी अपन कहते हैं, ये एंटीरियर पार्ट होता है, आगे का पार्ट होता है। ब्रेन को अपन ऐसे देख रहे हैं तो आगे का जो पार्ट है वो फोर ब्रेन है बेटा। ये कंसिस्ट होता है सेरिब्रम का, डायनसेफेलॉन का, जिसको अपन थैलेमस और हाइपोथैलेमस भी कहते हैं। सबसे पहले डील करेंगे अपन बेटा सेरिब्रम से। सेरिब्रम जो है लार्जेस्ट पार्ट है बेटा,
लार्जेस्ट पार्ट है, 2 सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स का बना होता है, ऐसे आपस में जुड़े हुए रहते हैं। और कॉर्पस कैलोसम, ये बीच में मैंने बताया था वाइड ट्रैक्ट है फाइबर की। यहाँ पे बात करें जो आउटर रीजन है वो ग्रे जो है ग्रे पार्ट कहलाता है बेटा, सेरेब्रल कॉर्टेक्स का ग्रे पार्ट कहलाता है। और जो अंदर का जो रीजन है बेटा वो मेडुलरी रीजन कहलाता है और वाइट मैटर भी कहलाता है। तो सेरेब्रल मेडुला जो है, बीच का जो अंदर का पार्ट है यहाँ पे वो सेरेब्रल मेडुला कहलाता है, और जो बाहर का पार्ट है बेटा वो क्या कहलाता है यहाँ पे बेसिकली कॉर्टेक्स रीजन कहलाता है, ग्रे मैटर भी कहलाता है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है बेटा उसके अंदर बहुत सारे एरियाज रहते हैं जो कि काम करते हैं अलग अलग चीजों का। मोटर एरिया वहां पे मौजूद है, ये मोटर एरिया मौजूद है बेटा, प्राइमरी मोटर एरिया, ठीक है, और सेकेंडरी मोटर एरिया और प्री मोटर एरिया, पूरा मोटर एरिया यहाँ पर रेड कलर पिंक कलर में आपको दिखाई दे रहा है बेटा। और बात करें ये वॉलंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है मसल्स के, कब चलना है कब नहीं चलना, जो मसल्स अपने हिसाब से काम करती है बेटा उनके मूवमेंट को कंट्रोल करता है ये, वही वॉलंटरी मूवमेंट, जैसे हाथ की मसल्स और स्केलेटल मसल्स की अपन बात करते हैं यहाँ पे बेटा। और बात करें जैसे जीभ है अपनी वॉलंटरी मसल है। सेंसरी सोमेथेटिक एरिया जो है ये फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है सेंस ऑर्गन की। ये जो सेंसरी एरिया बेटा ब्लू कलर का यहाँ पे मौजूद है पूरा सा, ये सेंसरी एरिया है। और बेटा ये कंट्रोल करता है अपने सेंस ऑर्गन से, आंख नाक कान मुंह, 5 सेंस ऑर्गन से अपने उन सबको कंट्रोल कौन करता है, ये सेंसरी एरिया कंट्रोल करता है बेटा। उसके बाद एसोसिएशन एरिया, जो एसोसिएशन एरिया है बेटा यहाँ पे, ये एसोसिएशन यहाँ पे मौजूद है, ये काम करता है बेटा, ये ना तो इधर क्लियरली सेंसरी होता है ना मोटर होता है, ये रेस्पॉन्सिबल है इंटर सेंसरी एसोसिएशंस के लिए। मतलब इधर से भी कोई सेंसरी फाइबर आया और इधर से भी कोई मोटर फाइबर आया तो बीच में जो कंजक्शन बन रहा है वहां पे उसके लिए मौजूद है इंटर एसोसिएशन एरिया। मेमोरी और कम्युनिकेशन के लिए, जो मेमोरी आप रिगेन करते हो रखते हो कि यार 10 साल पहले ये बात देखी थी, 10 साल पहले मूवी देखी थी, आज भी इसके नाम याद है, इसकी स्टोरी याद है, इसकी जो पढ़ाई अपन ने करी सब्जेक्ट की वो याद है, सब मेमोरी कौन देके रखता है बेटा, हाँ। और गजनी भी कौन बनाता है, इंटर एसोसिएशन एरिया ही बनाता है। बात करें कम्युनिकेशन, जो बोलना है, कितना बोलना है, कहाँ बोलना है, किससे बोलना है और क्या बोलना है, ये सब कौन डिसाइड करवाता है बेटा, इंटर एसोसिएशन एरिया वहां पे डिसाइड करवाता है। सेरिब्रम की बात करें बेटा तो इसके अंदर बहुत सारे सेंटर्स लोकेटेड होते हैं, किस किस चीज के, इंटेलिजेंस के बेटा, कौन आदमी कितना इंटेलिजेंट है वो उसका ग्रे मैटर बताता है। जिस सेरिब्रम के अंदर ग्रे मैटर ज्यादा रहता है उसके अंदर बेटा कंडक्शन बहुत अच्छे से होता है और वहां पे वही आदमी उतना इंटेलिजेंट वहां पे पाया जाता है बेटा। मेमोरी, उसकी मेमोरी कितनी शार्प है, उसको 10 साल पुरानी बात भी याद है, उसको फोन नंबर याद है, उसको पढ़ा लिखा हुआ सब याद है, ये सब कौन करता है बेटा, सेरिब्रम का काम है। जजमेंट, भैया ये कदम मुझे उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए, मुझे सिगरेट पीनी चाहिए कि नहीं पीनी चाहिए, दारू पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए, इस तरह के प्राणघातक डिसीजन जो लेता है वो कौन लेता है बेटा, सेरिब्रम लेता है। अच्छी चीजों के डिसीजन लेने हैं और बुरी चीजों को छोड़ना है, ये डिसीजन कौन लेता है बेटा, यहाँ पे सेरिब्रम लेता है। लर्निंग की बात करें, जब अपन कोई चीज बैठ के सीख रहे होते हैं टीचर से तो वो सब क्या है, सेरिब्रम का काम है। सेरिब्रम उस टाइम बहुत एक्टिव रहता है, सारी चीजें रिगेन करने की कोशिश करता है, गेन करने की कोशिश करता है। थिंकिंग एंड आर्टिकुलेट स्पीच, थिंकिंग सोचने की क्षमता, भैया क्या सोचना है और कितना सोचना है, और बेटा वो कहते हैं ना कि फालतू सोचना है, ये सब काम कौन करता है, सेरिब्रम का काम है। आर्टिकुलेट स्पीच, क्या बोलना है सोच के, उसने कुछ बोला उसको एनालिसिस किया और उसके बेस के पे मुझे क्या बोलना है, वही बेटा आर्टिकुलेशन ऑफ स्पीच कहलाता है। सारा काम किसका है बेटा, सेरिब्रम का। फंक्शन सारे याद रखेंगे अपन। डायनसेफेलोन का जिक्र करते हैं बेटा। डायनसेफेलोन के अंदर आते हैं थैलेमस और हाइपोथैलेमस। थैलेमस यहाँ पे मौजूद है बेटा और हाइपोथैलेमस भी यहाँ पे मौजूद है। ये थैलेमस है और ये हाइपोथैलेमस यहाँ पे मौजूद है बेटा। अपन बात करें कि थैलेमस जो है स्ट्रक्चर अराउंड विच द सेरिब्रम रैप्स, ये एक स्ट्रक्चर है जिसके आसपास पूरा सेरिब्रम लिपटा हुआ है बेटा, और इसको कोऑर्डिनेटिंग सेंटर भी कहा जाता है, रिले स्टेशन भी कहा जाता है फॉर सेंसरी मोटर इंपल्स। मतलब कोई भी किसी भी सेंस ऑर्गन से जब संदेश आएगा तो सबसे पहले थैलेमस पे आएगा और थैलेमस से ही चला जाएगा। है तो ये किसका पार्ट, सेरिब्रम का ही पार्ट है ना बेटा, तो थैलेमस पे आएगा और थैलेमस से चला जाएगा। मान लो कि भैया कांटे पे पैर रख दिया अपन ने, तो कांटे पे जो पैर रखा वहां से संदेश आया थैलेमस पे कि भैया क्या करना चाहिए, वो कहेगा कि भैया पैर हटा लो यहाँ से, कांटा चुभ जाएगा। तो भैया वो पैर हटाने का काम किसने करवाया, मोटर इंपल्स के थ्रू करवाया, किसने कराया, थैलेमस ने करवाया। तो कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है पूरा ये। हाइपोथैलेमस की बात करें तो उसका काम क्या है बेटा, ये टेम्परेचर रेगुलेट करता है। गर्मी हो रही तो पसीना किसको निकलवाना है, स्किन से, हाइपोथैलेमस बोलेगा स्किन से पसीना निकालो बेटा, वाटर लॉस करो, गर्मी बढ़ रही है। थर्स्ट, प्यास लगेगी आपको, बोलते बोलते चलते चलते दौड़ते दौड़ते, ये कैसे पता लगेगा आपको, हाइपोथैलेमस संदेश देगा कि भैया प्यास लग रही, पानी तो पी लो यार।
हंगर एंड इमोशंस, भूख लगना बेटा, भूख लग रही, कहते हैं ना भूख लग रही, ये कौन बताता है आपको? हाइपोथैलेमस बताता है कि भूख लग रही है, खाना खाओ बेटा। बात करें इमोशंस, रोना धोना बेटा, सब कौन काम कराता है? प्यार मोहब्बत इश्क, ये सब कौन कराता है बेटा? हाइपोथैलेमस करवाता है बेटा। सब कुछ दोषी कौन है? दिल तो पागल दिल दीवाना नहीं है, हाइपोथैलेमस करवाता है सारा। हम गलत आदमी को दोष दे रहे हैं आज तक। सीक्रेट्स हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स, हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स जब अपन एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे बेटा, न्यूरल केमिकल कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ेंगे जब अपन, तो वहां पे सारे हार्मोन्स आपको दिखाई देंगे बेटा कि हाइपोथैलेमस वहां पे जनरेट कर रहा है। कंट्रोल्स पिट्यूटरी ग्लैंड, जब तक हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को कोई भी रिलीजिंग हार्मोन से कंट्रोल नहीं करता तब तक पिट्यूटरी ग्लैंड कोई भी अपने हार्मोन रिलीज नहीं करती। कंट्रोल स्लीप, वेकफुलनेस, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, सोने की जो साइकिल है भैया, अब नींद आ रही है, ये कौन बताएगा आपको? ये बताएगा हाइपोथैलेमस। वेकफुलनेस, कब उठ जाना चाहिए, ये कौन बताएगा? हाइपोथैलेमस। ब्लड प्रेशर, तो अपन कह सकते हैं कि डेली स्लीप एंड वेक साइकिल भी कौन कंट्रोल कर रहा है? ये कंट्रोल कर रहा है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने का काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। तो हाइपरटेंशन जब किसी आदमी को होती है ना, तो वो हाइपोथैलेमस पे जोर पड़ता है वहां पे। हार्ट रेट, हार्ट रेट को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस कर रहा है। दौड़ रहे तो बढ़ा देगा, शांत बैठे हो तो कंट्रोल कर लेगा। दो इनर पार्ट से सेरिब्रल हेमिस्फेयर के बेटा, उनके अंदर आपको कुछ लोब्स दिखाई देंगे, जैसे कि बात करें अपन एमिगडेला लोब आपको दिखाई देगा, एक लोब दिखाई देगा एमिगडेला, हिप्पोकैम्पल लोब आपको दिखाई देगा यहाँ पे, और बात करें कि हाइपोथैलेमस आपको दिखाई देगा। ये लिम्बिक सिस्टम बनाते हैं बेटा, हिप्पोकैम्पस, अमिगडेला और बात करें हाइपोथैलेमस, ये मिलके एक लिम्बिक सिस्टम बनाते हैं बेटा, और ये कंट्रोल करते हैं सेक्सुअल बिहेवियर को। किसी को देख के आपको अर्ज होती है, सेक्सुअल बिहेवियर का मतलब ये है कि अपन जैसे मेल है तो फीमेल को देख के अट्रैक्ट होगा उसकी तरफ, और अगर फीमेल है तो मेल को देख के अट्रैक्ट होगी उसकी तरफ, ठीक है। और उनका सेक्सुअल बिहेवियर भी, मतलब फिजिकली भी जब वो इंटरकनेक्ट होते हैं एक दूसरे से, इंटरकोर्स की जो एक्टिविटी है वो कौन डिसाइड करता है बेटा? यही डिसाइड करते हैं। बात करें अपन, मतलब आप इस सेंटर को कंट्रोल करते हुए अपना सेक्सुअल टाइम बढ़ा सकते हो, समझ पा रहे हो। बात करें मोटिवेशंस की और इमोशंस की, मोटिवेशंस वो है बेटा कि भैया कर हर मैदान फतेह, हार नहीं मानना, बिल्कुल जीतने की क्षमता रखने की मोटिवेशन कौन देता है? यही देता है। तो पूरे इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, और इमोशंस को तो कंट्रोल करते ही हैं। इमोशंस में क्या क्या? एक्साइटमेंट, अरे वाह ये चीज होने वाली है, अरे यार मजा आने वाला है, घूमने जाने वाला है, ये कौन डिसाइड करता है? किसी किसी चीज को सोचने से ही बेटा कुछ नया रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो एक्साइटमेंट, वो ये कंट्रोल करता है। प्लेजर, शांति सुकून, ठीक है, गर्मी से घूम के आए और एसी की हवा में बैठ गए, ये सुकून किसने प्रोवाइड किया? कि यार सुकून मिल गया। ये जो वर्ड निकला ये किसके सोचने से निकला बेटा? ये सोचने निकला यहाँ पे लिम्बिक सिस्टम की वजह से। रेज, गुस्सा, ठीक है, और फियर, डर, ये सब चीजें, ये इमोशंस कौन कंट्रोल करता है बेटा? यहाँ पे लिम्बिक सिस्टम कंट्रोल करता है। अब आते हैं अपन बेटा मिड ब्रेन पे। मिड ब्रेन का जो अपन जिक्र करते हैं लाला, तो मिड ब्रेन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, ये थैलेमस और हाइपोथैलेमस और पॉन्स के बीच में लोकेटेड होता है, इतना सा पार्ट है बस मिड ब्रेन का, ठीक है। इसमें कैनाल होती है जिसको अपन सेरेब्रल एक्वाडक्ट भी कह रहे हैं बेटा, ठीक है। और बात करें इस मिड ब्रेन के अंदर 4 राउंड लोब्स होते हैं जिनको कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहते हैं। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहते हैं, 4 लोब्स होते हैं बेटा यहाँ पे, 1 2 1 2, ये 1 है, ये 2 है, और ऐसे ही उधर की तरफ है। ऐसे देख रहे हैं अपन तो अभी ब्रेन को, तो 2 इधर है तो 2 इधर भी होंगे बेटा। इनका जो एंटीरियर पार्ट है वहां पे बेटा विजुअल रिफ्लेक्सेस, जैसे लाइट आंखों में पड़ी कैमरे की फटाफट से तो अपन पल के झपका लेते हैं, ये विजुअल रिफ्लेक्स कहां से आता है? इस कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना से आता है। और बात करें इसके ऑडिटरी रिफ्लेक्स भी यही करता है, तेज आवाज कानों में पड़ी तो अपन कान बंद कर लेते हैं, ठीक है, और अपन को कम सुनाई दे रहा है तो अपन उसको थोड़ा यूं कर लेते हैं, ये क्या है? ऑडिटरी रिफ्लेक्स। ये किसने प्रोवाइड किया बेटा? ये प्रोवाइड किया यहाँ पे कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। बात करते हैं बेटा हिंड ब्रेन की, जिसको अपन रोमेनसेफेलॉन भी कहते हैं। हिंड ब्रेन के अंदर सेरिबेलम आता है, पॉन्स आता है, मेडुला आता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, क्वेश्चन यहाँ से ही बनता है। वैसे तो पूरे न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, पर यहाँ से भी अच्छे मेजर क्वेश्चन बनते हैं। मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन जो है उनको ब्रेन स्टेम कहा जाता है बेटा। बात करें सेरिबेलम की, जिसको लिटिल सेरिब्रम भी कहा जाता है, ये कॉन्वोल्यूटेड होता है काफी। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको आर्बोर वेटे आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ये जो व्हाइट मैटर यहाँ पे है ना, व्हाइट मैटर, बाहर बाहर ग्रे मैटर, अंदर की तरफ व्हाइट मैटर बेटा, वो व्हाइट मैटर ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको नाम देते हैं आर्बोर विटे बेटा। और वही सेरिबेलम कंट्रोल करता है मस्कुलर एक्टिविटीज एंड बॉडी इक्विलिब्रियम। एक शराबी जब शराब पी लेता है तो बेटा उसका सेरिबेलम काफी इफेक्ट होता है, उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और बेटा लड़खड़ाते हुए चलता है, उसको पता नहीं होता कि बॉडी का बैलेंस कैसे मेंटेन करना है। तो बॉडी का बैलेंस कौन मेंटेन करता है?
सेरिबेलम मेंटेन करता है किधर चलना है, कैसे जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है, बॉडी को कैसे जो है बैलेंस मेंटेन करके रखना है। और बात करें मस्कुलर एक्टिविटीज, मसल्स जो यूज में आती है बॉडी बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, चाहे वो ईयर की मसल्स ही क्यों ना हो, उनको कौन कंट्रोल करता है बेटा, सेरिबेलम कंट्रोल करता है। फिर आता है पॉन्स, इट कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक्ट दैट इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन्स ऑफ द ब्रेन। इसके अंदर पूरा पॉन्स के अंदर फाइबर ट्रैक्ट रहती है, बहुत सारे नर्व फाइबर्स की ट्रैक्ट रहती है, पूरी गट्ठा रहता है बेटा। ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है एक्टिविटीज ऑफ आई एंड इन ईयर एंड रेगुलेट्स रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन अपन ने पढ़ा भी है, पॉन्स और मेडुला दोनों वहां पे कंट्रोल करते हैं बेटा। कीमो सेंसिटिव एरिया यहाँ पे मौजूद है, तो ये इनकी एक्टिविटीज मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर बात करते हैं बेटा अपन मेडुला ऑब्लोंगेटा की, बहुत अच्छा। इट इज कनेक्टेड टू स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से पूरा नीचे तक कनेक्टेड है बेटा, ऊपर पॉन्स से नीचे मेडुला है, ये याद रखेंगे। इट कंट्रोल्स रेस्पिरेशन, अपन ने देखा ही है, रिदमिक सेंटर यहाँ पे मौजूद है। कार्डियोवेस्कुलर रिफ्लेक्सेस, हाँ अभी ने देखा ना मैंने, कैरोटिड आर्टरी के केमोसेंसिटिव एरियाज को, आउटिक आर्क को कंट्रोल कर रहे थे ये CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने पे। वो गैस्ट्रिक सीक्रेशन, पेट के अंदर जितने भी सीक्रेशन होते हैं ये सब कौन करवाता है बेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा। खाना खा गया, खाना खा लिया, जैसे खा लिया पेट के अंदर खाना गया, तो ये कौन बताएगा पेट को कि भैया गैस्ट्रिक जूस रिलीज करो, ये बताएगा मेडुला ऑब्लोंगेटा, खाने को पचाना है। बात करें पेरिस्टाल्सिस, उस खाने को नीचे इसोफेगस से नीचे की तरफ और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो भी नीचे की तरफ पुश करे, ये कौन कराता है बेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा कराता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है यार, अगर मेडुला ऑब्लोंगेटा से सही तरह से संदेश ना जाए ना बेटा तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, नीचे बाउली मूवमेंट अच्छे से नहीं हो पाता। इट ऑल्सो कंट्रोल सलाइवेशन, मनपसंद खाने के बारे में सोचते या देखते अपने मुंह में पानी आना, वॉमिटिंग, स्नीजिंग एंड कफिंग, उल्टी, और बात करें छींकना, और बात करें बेटा यहाँ पे कफिंग, ये सब कौन निर्धारित करता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा ही निर्धारित करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं इसके फंक्शन से बेटा। तो ये अपन ने बात करी यहाँ पे बेसिकली मेडुला ऑब्लोंगेटा की, और CNS का जो दूसरा पार्ट है जिसको अपन स्पाइनल कॉर्ड के नाम से भी जानते हैं बेटा, वो अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, देखेंगे क्या होता है स्पाइनल कॉर्ड, और उसके बाद फिर PNS पे कंटिन्यू करेंगे चीज़ों को। तब तक के लिए थैंक यू।